कथा, पटकथा। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा होती है। स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी, जो एक मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविज़न धारावाहिकों के लेखक थे, ने कई उपन्यासों आदि के साथ साथ एक अन्य पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन। एक परिचय इसी पुस्तक से दूसरे अध्याय से है, जिसका शीर्षक है पटकथा क्या बला है। संभवतः शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठता रहता होगा। पटकथा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वह पर्दा बड़ा हो अथवा छोटा। सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल्य आधार पटकथा ही होती है। इसी के अनुरूप निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां तथा संवादों की जानकारी प्राप्त होती है तथा कैमरे के पीछे कार्य करने वाले तकनीशियनों और सहायकों को भी अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सर्वप्रथम जो चीज़ आवश्यक होती है वह है कथा, क्योंकि जब कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कथा या कहानी कहाँ से प्राप्त होगी, अर्थात इसके स्रोत क्या होंगे। कथा प्राप्त करने के कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के साथ या आसपास की ज़िंदगी में घटी कोई घटना, समाचार पत्र में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से जन्मी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्ची कहानी, अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना। मशहूर उपन्यासों और कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा तो पुरानी है। अभी हाल फिलहाल में ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को तीसरी बार हिंदी में फिल्माया गया है। इसके अतिरिक्त भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया है। साहित्य रचनाओं को आधार बनाकर दूरदर्शन तो अक्सर ही धारावाहिक टेलीविज़नों पर आदि का निर्माण करता है। अमेरिका, यूरोप में तो अधिकतर सफल उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि फिल्म यूनिट या धारावाहिक तो कथा कहाँ से प्राप्त होती है। अब पटकथा लिखने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा किस प्रकार तैयार होता है। टीवी या फिल्म की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती जुलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। नाटक की तरह ही पटकथा में भी पात्र या चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, भिन्न भिन्न घटनास्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान होता है। ये सभी पटकथा के कुछ आवश्यक अंग होते हैं। नाटक के मंच पर फिल्म की पटकथा में कुछ मौलिक अंतर भी होते हैं। पहला अंतर है दृश्य की लंबाई। नाटक के अनुसार अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में दृश्य छोटे छोटे होते हैं। दूसरा अंतर है घटनास्थल। नाटक में आमतौर पर घटनास्थल सीमित होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रत्येक दृश्य किसी एक नए स्थान पर घटित हो सकता है। इसका कारण है दोनों माध्यमों में मूलभूत नाटक अंतर। एक सजीव कला है जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के समान अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं,
सब कुछ वही है, उसी वक्त घटित हो रहा है, जबकि सिनेमा या टेलीविज़न में छवियाँ या ध्वनियाँ पूर्व रिकॉर्डेड होती है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर एक निश्चित अवधि के दौरान घटित होता है, जबकि फिल्म या टेलीविज़न की शूटिंग की अवधि निश्चित नहीं होती। यह अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 या 1 दिन या 2 वर्ष कितनी भी अवधि में भी यह पूरा किया जा सकता है। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, जबकि सिनेमा या टेलीविज़न में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि नाटक की कथा का विकास लीनियर अर्थात एक रेखीय रेखा होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता जाता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक है जिसमें आप भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले ही दिखा देते हैं। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि रांगे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और फिल्म हमारी जो है शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले से लड़के को पीट रहे हैं और मार खाने वाला लड़का भागकर घर के एक दरवाजे पर पहुंचता है। घर के अंदर से भागकर चमेली आती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी है। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को उसे सुनाने में असमर्थ है, और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन उसकी मुलाकात अनाथालय में पहली बार उस गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ चमेली कुछ दिन पहले अपने सहेलियों के साथ गई थी और जहाँ पहली बार उसकी मुलाकात उस गूंगे लड़के से हुई थी। यही वर्तमान से अतीत जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक को समझने के लिए हम मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वह दृश्य लेते हैं जहाँ श्याम के बाजार जाने के बाद वीणा घर ठीक ठाक कर रही है तथा उसे वो मोजा प्राप्त होता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन यदि इसकी पटकथा लिखी जाए और हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग करें तो इस दृश्य से कुछ इस प्रकार जो है आप बना सकते हैं कि अचानक वीणा के मन में यह विचार आता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं। वो पूरे परिवार और पड़ोसियों के सामने मोजे में से अंडे के छिलके ज़मीन पर गिराकर उसे भला बुरा कह रही है। हम वापस वर्तमान में आते हैं और वीणा अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा है, छिलके को मोजे के भीतर मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और हीटर पर चाय का पानी रखने के लिए चली जाती है। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, वो यह कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही तकनीक का प्रयोग करने के बाद हमें वापस वर्तमान में आना जरूरी है, जिससे दर्शकों के मन में किसी प्रकार का असमंजस न रहे। फिल्म या टेलीविज़न माध्यम में यह सुविधा भी है कि एक ही समय खंड में भिन्न भिन्न स्थानों पर घटने वाली घटनाओं को दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम फिल्म या टेलीविज़न में दिखाते हैं हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है। ठीक उसी समय दूसरी ओर हजारों मील दूर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेशकीमती विदेशी कार से एक बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। कुछ समय बाद दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है। नायक पहला अब बहुत बड़ा मजदूर नेता बन गया है तथा दूसरा नायक एक कामयाब उद्योगपति बन जाता है। मतलब यह है कि दोनों व्यक्तियों का यहाँ तक का सफ़र हम एक साथ दिखाते हैं, तथा अगर हम अंडे के छिलके का ही उदाहरण लें
तो जिस समय वीना अंडा फ्राई पैन में डालकर हलवा बनाना शुरू करती है, उसी समय यह दिखा सकते हैं कि घर के बाहर जमुना देवी रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसा दे रही है। हम फिर दिखाते हैं कि वीना का हलवा लगभग तैयार हो जाता है। उधर जमुना देवी घर के अंदर घुस रही है, फिर हलवा, फिर जमुना देवी, फिर वगैरह वगैरह। इस तरह की युक्ति कई बार पटकथा में नाटकीय तनाव बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य का निर्माण होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य बदल जाता है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। पहला दृश्य लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट से शुरू होता है। दोपहर का समय होता है। उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दूसरा नंबर अगले दिन अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में, और समय फिर दिन का ही होता है। तीसरा दृश्य उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त होता है शाम का। ये सभी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग दृश्य होते हैं। मान लीजिए यदि पहले दृश्य में हम दिखाते हैं कि रजनी और लीलाबेन बातें करते करते रसोई घर में चली जाती है, तो बावजूद इसके कि समय, कार्य व्यापार, चरित्र सब एक ही है, फिर भी दृश्य संख्या बदल जाती है क्योंकि घटना स्थल बदल गया है। चलिए अब हम उस दृश्य को देखते हैं जहां रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे के बाहर बैठी है, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। अब मान लीजिए कि रजनी को 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। यदि हम इतनी देर का दृश्य केवल रजनी के बैठे रहने का दिखाएंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे। कथानक को दृश्य में बदलने का इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ ध्यान देने लायक दो प्रकार की बातें हैं। पहली बात यह कि हमने दृश्य का बंटवारा किन आधारों पर किया है। दृश्य संख्या 4, 5, 6 के कार्य व्यापार में निरंतरता है, परंतु घटना स्थल में दो भिन्न भिन्न दृश्य हैं। इसी प्रकार दृश्य 6 और 6 का घटनाक्रम एक ही है, परंतु दोनों दृश्यों के बीच लगभग 10-15 मिनट का अंतर है, इसलिए दो दृश्य भिन्न हैं। दूसरी ओर ध्यान देने लायक बात यह है कि पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग होता है। दृश्य संख्या के साथ हमेशा दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल दिखाया जा सकता है कि वह कौन सी जगह पर है। वो कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद है। उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, अर्थात दिन, रात, सुबह, शाम क्या समय है। तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू में दी जानी चाहिए वह घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह पर, अंदर है या बाहर। ये सूचनाएं आमतौर पर अंग्रेजी में लिखी जाती है और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे INT इंटीरियर के लिए और एक्सटीरियर बाहर के लिए EXT। ये पटकथा लिखने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों में निर्माण के कई टेक्निक चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत या टीवी के कार्यक्रम में निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपनी अपने कामों में बहुत सहायता करते हैं। इस दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक व एडिटर को अपने काम में मदद करती है। बहरहाल अब आप तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर भी काम कर सकते हैं जिसमें पटकथा लेखन का प्रारूप बना होता है। साथ ही साथ वो आपको यह बता देते हैं कि आपकी पटकथा में कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अक्सर उन गड़बड़ियों को सुधारने के सुझाव भी आपको सॉफ्टवेयर दे देता है।
उसे स्वीकार करना या न करना आपकी सूझबूझ और इच्छा पर निर्भर करती है।